नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद जगदीप धनखड़ दिखे। नेपाल को मिलेगी पहली महिला प्रधानमंत्री। पीएम पद पर बैठने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की। और वहीं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। 13 सितंबर को मोदी चुराचांदपुर इम्फाल जाएंगे। दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी। लिखा, जुमे की नमाज के बाद बम फटेगा। दोनों कैंपस खाली कराए गए। और वहीं काठमांडू में भारतीय श्रद्धालुओं की बस पर हमला। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन को गए थे श्रद्धालु। बस में आंध्र प्रदेश के 46 श्रद्धालु भी सवार थे। बीजापुर में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। एक दिन पहले 1 करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सली ढेर। सरेंडर गार्ड ने बताया ठिकाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। मांगा इलाज, मिला जख्म। लखीमपुर से खबर आपको बता देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक कारनामा और स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक का ये बड़ा कारनामा देखा जा रहा है, जहां पर मरीज के तीमारदारों पर कुत्ते छोड़ करके हमला कराया है। ये लखीमपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला, 2 महीने से इलाज किया जा रहा था, इलाज का आश्वासन दिया जा रहा था और पीड़ित पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। तो हमले में गंभीर रूप से महिला घायल हो गई। महिला पर कुत्ते छोड़े गए। मरीज के तीमारदारों पर कुत्ते छोड़ करके हमला कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाज के नाम पर जख्म दिया गया है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 2 महीने से इलाज का आश्वासन दिया जा रहा था, बावजूद इसके पीड़ित पहुंची महिला, जो पीड़ित महिला है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक का ये कारनामा देखा जा रहा है। मरीज के तीमारदारों पर कुत्ते छोड़ करके हमला कराया है। ये अस्पताल की खबर है और अस्पताल में इस तरह के कारनामे देखे जा रहे हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये बात है, जहां पर तीमारदार पर कुत्ते छोड़ करके हमला कराया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक ने 2 महीने से इलाज का आश्वासन भी दे रहा था और जब इलाज नहीं मिला तो पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई और शिकायत लेकर के। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला, अधीक्षक का ये कारनामा। तो मरीज के तीमारदारों पर कुत्ते छोड़ करके हमला कराया है। खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से। हमले में गंभीर रूप से महिला घायल हुई है। तो लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हमले में गंभीर रूप से महिला घायल हो गई। मरीज को देखने पहुंची थी। तीमारदार महिला पर कुत्ते छोड़े गए। क्या कारण रहा कुत्ते छोड़ने का, ये बड़ा सवाल कि आखिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक है, उन्होंने महिला पर कुत्ते क्यों छोड़े, ये बड़ा गंभीर सवाल। और इलाज का आश्वासन भी अधीक्षक की ओर से दिया जा रहा था। बावजूद इसके जब महिला को इलाज नहीं मिला तो वो शिकायत लेकर के पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास और साथ ही साथ
जो पूरा प्रकरण रहा, पूरा जो मामला रहा, शिकायत पत्र के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी के पास अपनी बात पहुंचाई, मरीज के तीमारदारों पर कुत्ते छोड़ करके ये हमला कराने का पूरा मामला बता रहे हैं आपको। हमले में गंभीर रूप से महिला घायल हुई है। और लखीमपुर से हमारे साथ अक्षय संवाददाता जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहली बात, जिस तरह से तीमारदार महिला पहुंची थी मरीज से मिलने के लिए, लेकिन इस दौरान जो सीएचसी अधीक्षक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया। क्या कारण रहा? क्या आपने अधीक्षक से बातचीत की कि आखिर कुत्ता क्यों छोड़ा गया एक तीमारदार पर? जी वंदना, बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी के मितौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। वहां पे महिला जो है अपने गांव की महिला को लेकर डिलीवरी कराने पहुंची थी और वहां पे इलाज नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद वहीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के पास महिला पहुंचती है। उसके बाद ये महिला अधीक्षक से कहती है कि साहब, हमारी जो बहू है उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसका इलाज करा दीजिएगा। इस पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं वो हाइपर हो जाते हैं, उस महिला को गाली देने लगते हैं। उसके बाद महिला मतलब गुहार करते हैं कि साहब हमारी बहू का ऑपरेशन करा दीजिए। उसके बाद भी नहीं मानते तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह उस महिला पे अपने घर में पालतू कुत्तों उस महिला पे छोड़ देते हैं। उसके बाद महिला को जख्मी हालत में कुत्ते जब कर देते हैं, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह घर से बाहर निकल कर आते हैं और कुत्तों को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद महिला का किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं मिलता है। उसके बाद महिला क्योंकि वही कफ्ता की रहने वाली थी, उसके बाद फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी डॉक्टर के माध्यम से वहीं पे एडमिट होती है। उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाने पे पता चलता है, जब वो एक्सरा कराती है तो उसका पैर की हड्डी टूटी मिलती है। जब हड्डी टूटी मिलती है तो उसके बाद जब वो पहुंचती है एक्सरा रिपोर्ट लेके अधीक्षक के पास, तो अधीक्षक उसको फिर गाली देते हैं कि तू यहाँ क्या करने आ गई, इस शब्दों पे नवाजते हैं। उसके बाद महिला आहत होकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती है और पुलिस अधीक्षक पे गुहार लगाती है, न्याय की गुहार लगाती है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मेडिकल कॉलेज हो, इलाज के अभाव में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। अक्षय, यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की हरकत जो है सीएचसी अधीक्षक की ओर से पहले भी की जा चुकी है, जिस तरह से महिला के साथ ये हरकत की गई है, या ये भी सवाल है कि क्या महिला से कोई व्यक्तिगत रंजिश थी, परिवार महिला के परिवार से कोई व्यक्तिगत रंजिश थी जिसके चलते डॉक्टर ने ऐसा किया? नहीं वंदना जी, बात की जाए तो कोई रंजिश नहीं थी। वो महिला अपने ही गांव की एक महिला को लेकर वहां डिलीवरी कराने पहुंचती है। उसके बाद जब वहां के डॉक्टर या स्टाफ नहीं सुनता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य के निरीक्षक जो वहां के हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह उनके पास पहुंचती है और गुहार लगाती है कि साहब मेरे बहू का इलाज कर दीजिएगा, इसको डिलीवरी होना है, बच्चा होना है, दर्द हो रहा है। उसके बाद अधीक्षक ही उसको कई प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब वो महिला वहां पे नहीं जाती है तो उस महिला पर अपने घर के पालतू कुत्तों को उस महिला पे छोड़ देते हैं। अक्षय, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अक्षय यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो महिला पहुंचती है अपनी बहू के इलाज के लिए, डिलीवरी के लिए, और ऐसे में जो अधीक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, दुत्कारते और भगा देते हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि आखिर क्या कारण माना जा रहा है? अधीक्षक से क्या आपने बातचीत की कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार एक मरीज और तीमारदार के साथ क्यों किया? जी, हमने अधीक्षक मितौली डॉक्टर देवेंद्र सिंह से बात की तो उनका कहना था कि ये महिला किसी महिला को लेके अस्पताल में आई थी और हमने उसकी पूरी बात सुनी थी और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस महिला का इलाज भी हमने कराया। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि आप अपने घर में या कैंपस में जो पालतू कुत्ते आपने पाल रखे हैं क्या किसी पे छोड़ने का अधिकार होता है? तो उन्होंने कहा इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, इस प्रकार के आरोप नहीं है। जबकि महिला का साफ कहना है कि हम पीड़ित हैं और हमें 2 महीने से सिर्फ मिल रहा था औपासन, इलाज कहीं भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जिस तरह से महिला ने शिकायत की है, शिकायत की जिम्मेदार अधिकारी से शिकायत की है, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? जी वंदना, अगर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारी एक्शन लेने की तो उसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता को भी प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य निरीक्षक मितौली पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद
आज ऑटो में सवार होकर कफ्ता से महिला जो है ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती है, वहां पे न्याय की गुहार लगाती है, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलती है और अब प्रार्थना पत्र देती है। और उसके बाद जो है पुलिस ने जो है मामले के लिए वो जो वहाँ का जो लोकल थाना है, थाना मितौली है, वहां एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं और जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अक्षय। फिलहाल ये लखीमपुर खीरी से खबर बता रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने एक तीमारदार पर कुत्ते छोड़ दिए हैं। महिला इलाज के लिए अपनी बहू के इलाज के लिए पहुंची थी, डिलीवरी के लिए पहुंची थी और इलाज के नाम पर उसे चोट पहुंचाई गई है, जख्म दिए गए हैं। और बता देते हैं मैनपुरी से खबर, दलित महिला से दबंगों ने जबरन झाड़ू लगवा दी। सीसीटीवी में कैद हुआ झाड़ू लगवाने का वीडियो। महिला का अपमान किया गया, वहीं जानवर निकालने पर महिला को सजा दी गई। थाने में सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने गुहार भी लगाई है इस बात की, एसपी से न्याय की मांग की, पोर्टल पर शिकायत भी की है। जाति सूचक गालियों और धमकी से सहमी है महिला। पशुपालन करती है महिला। उमा देवी रास्ते पर उसे रोका गया। सभासदों पर मारपीट और धमकी का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो ने हड़कंप मचा दिया और डर के कारण गोबर उठवाया, झाड़ू भी लगवाई है, ऐसा पीड़िता का कहना है। किसनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 की एक घटना बताई जा रही है। तो डर के कारण गोबर उठाया है पीड़ित महिला ने। आरोप है महिला का कि उससे गोबर उठवाया गया, झाड़ू लगवाई गई है। और मेरठ से खबर है जहां पर मेरठ के फलावदा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मजार तोड़कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास। मजार और कब्रिस्तान में बनी 6 मजारों को तोड़ा गया है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग बोले कि माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। धार्मिक उन्माद फैलाने की आशंका, लोगों में तनाव और सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। भारी पुलिस फोर्स का अमला मौके पर तैनात किया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फलावदा क्षेत्र अंतर्गत एक खेत में स्थित मजार के स्थल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना आज सुबह थाना फलावदा पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एसडीएम व क्षेत्राधिकारी सहित सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों से वार्ता करके क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई गई है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के कारणों की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं
और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना फलावदा के द्वारा की जा रही है। और कानपुर देहात से खबर, अज्ञात नवयुवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को बम्बा से निकलवाया है बाहर। घटनास्थल पर जमावड़ा लगा, शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त और एक दिन पूर्व का शव बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है। थाना राजपुर क्षेत्र के वैना तिराहा बम्बा का है मामला। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बम्बा से बाहर निकाला। घटनास्थल पर जमावड़ा लगा है, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फर्रुखाबाद से खबर बता देते हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज में राज्य जीएसटी विभाग के इटावा संभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड फर्स्ट हृदय प्रताप राव दीक्षित ने तंबाकू व्यापारियों के साथ बैठक कर राजस्व वृद्धि का आह्वान किया। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रहण में भारी गिरावट आई है। सीपी सभागार में आयोजित इस बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर SIB संतोष वर्मा, डिप्टी कमिश्नर हेमंत गौतम, असिस्टेंट कमिश्नर अमित त्यागी और वाणिज्य कर अधिकारी विवेक त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों से आग्रह किया कि यदि वे 50% तक राजस्व बढ़ा दे तो जांच कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि तंबाकू पर 5% और 28% की दोहरी दरों की जगह एक समान दर लागू की जाए, जिससे प्रदेश का राजस्व बढ़ सकता है। अधिकारियों ने इस सुझाव को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैठक में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, प्रहलाद नारायण अग्रवाल सहित कई प्रमुख तंबाकू उद्योगपति और अधिवक्ता उपस्थित रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन जो उनका निर्देश है, कई बार होता है संवादहीनता के कारण विभाग और करदाताओं के बीच में बहुत दूरी पड़ जाती है और उनको बहुत सी चीज़ें जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं इसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं। तो जो भी करदाताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे बीमा योजना, पंजीयन के क्या लाभ है, ये बताने, प्लस ये था कि संवादहीनता के कारण कहीं न कहीं कर राजस्व जो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पहले वार्ता करके प्रयास किया जाए कि कर बढ़ाया जाए। कर अनुशासन के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से पहले, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के तक पहुंचने से पहले
हर स्तर से, मतलब वार्ता से और हर चीज़ से ये प्रयास कर लिया जाए। फिर भी सुधार ना हो तब आप कानूनी रूप से कोई कार्रवाई करें। नहीं, इसीलिए बताया कि इस बात के लिए है और इसी उद्देश्य से आज मेरे द्वारा जो है यहाँ के सम्मानित व्यापारियों अधिवक्ताओं के साथ ये संगोष्ठी की गई और काफ़ी सार्थक रही और सबने इसका जो है अपनी तरफ से पुरजोर हाथ उठा के ये आश्वासन दिया है कि मैं गत वर्ष की अपेक्षा कम से कम 30-40% ये राजस्व की वृद्धि करेंगे और यही मेरा अभी भी इस सबसे अनुरोध है। और जनपद कासगंज के मामो स्थित सौसैया जिला अस्पताल परिसर में नव निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण उत्तर प्रदेश के आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग नोडल अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने किया और उनके साथ जिला अधिकारी प्रणय सिंह भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने बिल्डिंग के कॉलम निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली और कर्मचारियों और इंजीनियर से चर्चा भी की। उन्हें कोई कमी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हो। सीएमओ राजीव अग्रवाल ने जानकारी दी कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग दिसंबर माह तक पूरी हो जाएगी और निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की गई है। उनके द्वारा कार्य में सेटिस्फैक्ट्री पाया गया और सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह देखी। सारे कॉलम्स के बारे में पूरी जानकारी दी, ऊपर तक उन्होंने पूरी चीज़ों को देखी और उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको संतोषजनक पाया गया। कॉलम के बारे में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि डीएम साहब से आप जाके एक बार और देखिए छत पे जाके कि कितने पढ़े हैं नहीं पढ़े, बाकी हर तरीके से वो सेटिस्फाइड। लवा ये ट्रॉमा सेंटर कब तक चालू हो जाएगा? इनके द्वारा दिसंबर तक कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हम जो है पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी और स्टाफ जैसा आता रहेगा तो उसके बाद चीज़ें पूरी तरह चालू हो पाएंगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में गंगा नदी की बाढ़ ने 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे कि गंगा बैराज से बिठूर तक 35 गांव जलमग्न हो गए। सैकड़ों परिवार हाईवे किनारे तंबू में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। एसडीएम सदर ने शुक्रवार सुबह राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गंगा कटरे में पानी बढ़ने से 30 गांवों की बिजली काट दी गई, जिससे अंधेरा छा गया। निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हैं और ट्रैक्टरों व नावों से आवाजाही की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत नहीं मिल पा रही है। कई परिवार बिना त्रिपाल खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मवेशियों के लिए चारा ना मिलने से वे इधर उधर भटक रहे हैं। प्रशासन ने कोठारी चौराहे से बैराज तक एक लेन पर यातायात बंद कर दिया है ताकि पीड़ित परिवारों को हादसों से बचाया जा सके। तो बताओ ना क्या समस्या है, कितनी समस्या का बाढ़ की स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। सिंचाई विभाग से निरंतर संवाद किया जा रहा है। इस वक्त पानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, तो आपको 1-2 दिन में, कल रात में 2 फीट कम भी हुआ है, तो आपको अगले 1-2 दिन में इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। तब तक जो लोग बंदे पे आ गए हैं उनके लिए सारी मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था की गई है। पीने के लिए पानी किया गया है, शौचालय, मोबाइल टॉयलेट्स है, 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 3 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ पे हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और पशुपालन विभाग की टीम है। ये बनियापुरवा गांव है और ग्राम
ख्योरा गटरी मतलब मौजा लगता है। इस मौजे में 7 गांव है, बनियापुरवा, दुर्गापुरवा, गिल्लीपुरवा, मक्कापुरवा, लक्ष्मणपुरवा, भगवान दिनपुरवा। तो सभी गांव के जो भी व्यक्ति हैं सभी बाढ़ के कारण इस हाईवे पे बसे हुए हैं और जिसके पास जो सुविधा है वो अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे अपना टेंट लगा के रह रहा है और प्रशासन की तरफ से ना अभी तक इनको कोई टेंट प्रोवाइड हुई है, ना कुछ दवाएं सही से मिल पा रही हैं। हमारे यहाँ इतना सैलाब हर साल आ जाता है कि एक तो फसलें नहीं इस समय की हो पाती है। हमारे यहाँ बनना चाहिए ये मार्जिनल बांध बनना चाहिए जो गाँवों के उस तरफ बंध जाए तो हम लोगों का जनजीवन सुरक्षित हो जाए। और वही भिंड जिले के रानी बेरगवा के शिवनगर गांव में एक जंगली जानवर ने दहशत फैला दी है। रात के समय खुले दरवाजे से घर में घुसकर जानवर ने 65 साल के शिवलाल बघेल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पूरी रात कमरे को घेरकर जानवर को बाहर निकलने से रोके रखा और सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान जग्गू परिहार और जयकरण परिहार ने साहस दिखाया, लेकिन जानवर को पकड़ने की कोशिश में जग्गू परिहार भी घायल हो गए। अंततः वन विभाग ने जानवर को काबू में लेकर पूरा गांव के जंगल में छोड़ दिया। परा गांव बताया जा रहा है जहां पर छोड़ा गया है जंगली जानवर। हालांकि ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इलाके में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। कोई देख रहा बालों को पलट दे। अरे बहुत सड़ी चेक करे का रहा हो पगलिया है, सब पगलिया से लग रहा है। पागल तो है। अरे गाड़ी भीतर, गाड़ी ऊपर आ जा, बैठ बस ना। गड्ढा में ये तो कोई देख रहा ठंडा निकाल ले, चढ़िएगा तुझे जय तुझे बोलेगा लाभ नहीं बगल में चा चढ़े बैठे। अब पलट देते हो, बालों को पलट दे। अरे बहुत सड़ी चेक करे का रहा हो पगलिया है, सब पगलिया से लग रहा है। पागल तो है। अरे गाड़ी भीतर, गाड़ी ऊपर आ जा, बैठ बस ना। गड्ढा में ये तो कोई देख रहा ठंडा निकाल ले, चढ़िएगा तुझे जय तुझे। और भटिंडा के गांव जुदा में अज्ञात वस्तु से धमाका हुआ है। ऑनलाइन मंगवाई गई विस्फोटक सामग्री से हादसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ऑनलाइन मंगवाई गई थी विस्फोटक सामग्री से हादसा हुआ है। गुरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती। सफाई के दौरान पिता जुगदार सिंह भी धमाके में घायल हुए हैं। फॉरेंसिक टीम ने घर को सील कर दिया है और स्थानीय पुलिस और इसी के साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। धमाके की वजह संदिग्ध डिलीवरी पर सवाल अब बना हुआ है। गांव में दहशत का माहौल और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क देखी जा रही हैं। तो गांव में दहशत बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। भटिंडा के गांव जीदा का ये पूरा मामला अज्ञात वस्तु से धमाका हुआ है। ऑनलाइन बताया जा रहा है कि ये जो सामग्री है विस्फोटक सामग्री को ऑनलाइन मंगवाया गया था। गुरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। सफाई के दौरान पिता जगतार सिंह भी घायल हुए हैं। तो विस्फोटक सामग्री चूंकि मंगवाई गई थी ऑनलाइन और धमाका हुआ है। सफाई कर रहे थे पिता और इसी दौरान वो भी इस धमाके का शिकार हो गए। फिलहाल तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं।
सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है। जांच की जा रही है कि ये जो विस्फोटक सामग्री है कहां से मंगवाई गई थी और कौन मंगवा रहा था। साथ ही कई अहम जो बड़े सवाल हैं वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल गुरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो भटिंडा का एक गांव जहां पर हुआ है धमाका। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਬਲਾਸਟ ਐਂਡ ਬੋਥ ਆਰ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਊ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਰਸ਼ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ। और खबर मोगा से, जहां पर बाघा पुराना कस्बे की रहने वाली मनप्रीत कौर के साथ बस कंडक्टर द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना 2 सितंबर की, जब बारिश के कारण बस के रुकने की जगह पर पानी भर गया था। मनप्रीत ने बस को थोड़ा आगे ले जाने की बात कही और जिस पर कंडक्टर ने बहस के बाद मारपीट शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया और मोगा पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आरोपी कंडक्टर अमनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश जारी है। ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਗੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੋਸੇ ਮੈਂ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਟੱਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਵਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਕਰ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਖੜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 2/9/25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਮਾਲਸਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ KFC ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੈਟ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2/9/25 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਾਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ KFC ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ 8:40 ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਰੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। और वहीं आपको खबर बता देते हैं साहिबगंज से, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी आयोजित की गई और आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को पूजा पंडाल समितियों से समन्वय स्थापित कर शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। एसपी ने नशे के अवैध कारोबार, अपराधियों की गतिविधियों और अवैध हथियारों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जमानत पर रिहा अपराधियों की निगरानी और जिले को अपराध मुक्त बनाने की अपील की गई। इस गोष्ठी में राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी सहित सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग में पुलिस के संबंधित जितने भी कार्य हैं सबकी बारी बारी से समीक्षा की गई, जैसे पासपोर्ट, कैरेक्टर, केस का अनुसंधान, कांडों का निष्पादन, इन सब बातों पर चर्चा हुई और उस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण यह क्राइम मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी पर्व त्यौहार का समय शुरू हो रहा है, उसमें ट्रैफिक और विधि व्यवस्था संधारण के लिए योजना बनाई गई, कार्य योजना बनाई गई। जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। शांति समिति की बैठक करने के लिए कहा गया है। हर एक पंडाल के साथ या हर एक जो पूजा समिति है उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है और अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर भी क्राइम मीटिंग में चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अम्बाला शहर में जीएसटी दरों में कटौती को लेकर व्यापारियों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मनोज गोयल ने कहा कि जीएसटी घटने से व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और आम जनता को वस्तुएं सस्ती मिलेंगी, जिससे बजट में राहत और बचत दोनों संभव होंगी। वहीं सुशील गोयल ने इसे राहत भरा कदम बताया और अपनी परेशानी साझा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ और शंभू बॉर्डर बंद होने से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। पंजाब से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे कारोबार ना के बराबर रह गया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि जीएसटी में बदलाव से बाजार में फिर से गति और स्थिरता आएगी और सरकार की यह पहल व्यवसाय पुनरुद्धार में मददगार भी साबित होगी। खबर यमुनानगर से, जहां राधौर क्षेत्र के गांव नृकुंभ में यमुना नदी की बाढ़ से करीब 200 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई, जिसमें खड़ी फसलें, ट्यूबवेल, बिजली कनेक्शन और मकान तक समा गए। आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी यमुनानगर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ किसानों ने मांग की कि कृषि ऋण माफ किया जाए और प्रति एकड़ 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कृषि मंत्री के क्षेत्र का गांव होने के बावजूद कोई अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष संजू गोदियाना, हरपाल सुढल, विक्रांत ससौली, पम्मी कृष्णपाल और अश्वनी शर्मा, जयपाल, प्रदीप, रणधीर, मेहर सिंह सहित कई किसान नेता शामिल रहे।
क्षेत्र का गांव पड़ता है नुकुंब, और वहां के तकरीबन 200 एकड़ भूमि उस गांव की यमुना नदी में समा चुकी है। जो यमुना नदी में पिछली बार पानी आया था, पिछले दिनों भारी कटाव उस गांव में हुआ है। 200 एकड़ भूमि और उसमें लगे पॉपुलर के पेड़, 2-2, 3-3 साल के पेड़ थे, गन्ने की फसल थी, धान की फसल थी, ट्यूबवेल उसमें जो लगे थे, उसमें जो हमारे मकान बने थे, वो सभी यमुना नदी में बह चुके हैं। आज सैकड़ों ग्रामीणवासी आए थे, डीसी साहब को मांग पत्र दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि जो सरकार ने मुआवजा राशि तय की है मात्र 7,000 से 15,000, वो बहुत कम है, और इसमें जो जमीन भैया उसका जिक्र नहीं किया। और फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी स्थित विनायक वाटिका के पास बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना रात 8:20 पर की बताई जा रही है, जब गोदाम में रखे प्लास्टिक, गत्ता और अन्य सामग्री ने आग को तेजी से फैलने दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। गोदाम बंद होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग के पास के ट्रक बॉडी गोदाम तक फैलने वाली थी। समय रहते 10 से 12 ट्रकों को बाहर निकाल लिया गया है, जिससे कि बड़ा नुकसान टल गया है। से मैसेज आया था और लैंडलाइन पे भी साथ के साथ आया था, यहाँ से किसने किया है जी। तो ये 8:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी। तुरंत जैसे ही मैसेज आया हम तुरंत मौके पर आ गए और अभी हम जो है कार्य कर रहे हैं। बाकी फायर ग्राउंड पर और 2 फायर टेंडर आ रही हैं जी जी, उनको मैसेज दे दिया गया है। अच्छा, क्या जान माल की कोई नुकसान है? नहीं, ये कबाड़ है, बाकी जान का तो अभी कोई नुकसान नहीं है। बाकी और आग बुझने के बाद पूरी वो होगी तब इसका कुछ कारणों का पता लगा, किस वजह से कारण अभी कुछ। खबर नारनौल से, जहां बदलते मौसम के साथ लगातार बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अब बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया की बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ता जा रहा है और जिला महेंद्रगढ़ में अब तक 24 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ ही इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी सजग नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू व मलेरिया के खतरे को देखते हुए पूरा सजग है और इसको लेकर के सब सेंटर लेवल पर टीमें बनाई गई हैं, जो कि लोगों को इन बीमारियों से बचने को लेकर जागरूक करने के साथ साथ जहां बारिश के कारण पानी जमा हो गया है और उसमें डेंगू का लार्वा पनपने की आशंका है, वहां फॉगिंग कर रही है और नारनौल सामान्य अस्पताल में डेंगू का अलग से वार्ड भी बनाया गया है। बारिश के बाद, जैसे हर सीजन के अंदर बारिश के बाद जब पानी का ठहराव होता है उसके बाद मलेरिया और डेंगू का सीजन आता है और इस साल भी हमारे पास अभी तक 24 केस हैं जो डेंगू के जो रिपोर्टेड हैं। वो ज़िले के
ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं और उन पर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई के जहाँ भी हमारे पास डेंगू के केस की रिपोर्ट बनती है उस पर जाके जब कंफर्म हो जाता है केस तो उस पर जो फीवर मास सर्वे कराया जाता है आसपास के घरों में जो लार्वा के जहाँ डेंगू के जो लार्वा हैं उनके बारे में जांच की जाती है और उस एरिया में फॉगिंग कराई जाती है। और देहरादून से है खबर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। आपदा पर मिलने वाली राहत राशि को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मानसून का प्रभाव इस वर्ष प्रदेश की मुख्य चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है और इसी के साथ ही बता दें कि भारी वर्षा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन के लगातार प्रयास से यात्रा को सुचारू भी किया गया, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा के मार्गों की अधिक क्षति होने के कारण अभी तक यात्रा को रोका गया था। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू हो सके, वहां के जिलाधिकारी और अधिकारी को मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए और प्रशासन पूरी तरह से यमुनोत्री धाम के मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है। वहीं कल से यात्रा को भी पुनः प्रारंभ किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की चार धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रखी है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी और सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। लक्सर के हरचंदपुर गांव में बना बारात घर अब अपनी बदहाल हालत पर खून के आंसू रो रहा है। विभाग द्वारा बारात घर को एक भव्य भवन के रूप में तैयार किया गया, जो कि कुछ वर्षों तक ग्रामीणों को इसका लाभ मिला, लेकिन कुछ समय बाद यह बारात घर नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। धीरे धीरे लोगों ने इसमें लगे पंखे, खिड़की, दरवाजे, बिजली की वायर सभी सामान चोरी कर लिए और इस भव्य भवन को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आज यह बारात घर अपनी बदहाल हालत पर खून के आंसू रो रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत लक्सर तहसील प्रशासन से भी की गई, लेकिन लक्सर तहसील प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सही हो जा।
अब यहाँ लुंडे भांग पिया मड़ा, अब इसका यो बना रखा, इसमें लाव लाव गोबर के रखा है इसके, तो ये हम पे चाह रहे कि सही हो जाए। क्या ग्राउंड गया? प्रधान तो प्रयास कर रहे, लेकिन जब अब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो कहाँ तक प्रधान या कर लेंगे। देखिए, जो पंचायत घर है उसमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी पीडीओ लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसका आकलन तुरंत कर ले, ताकि उस पंचायत घर का जो गाँव वाले। और बता रहे हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज हरिद्वार पहुंचे और कुंभ मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। राज्य सरकार 2027 में होने वाले कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की रणनीति पर भी अभी से काम शुरू कर चुकी है। शाम 3 बजे बताया जा रहा था कि मुख्य सचिव डाम कोठी राज्य अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर तैयारियों का खाका भी लिया और इस निरीक्षण में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल भी मौजूद रहे। खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में जल्द ही सभी विभाग पेपरलेस होने जा रहे हैं। फाइलों के बोझ को कम करके नई तकनीक से विभागों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और जिस तरह से तेजी के साथ काम चल रहा है, राज्य सरकार आईटी, एआई और डिजिटलाइजेशन के लिए अपने विभागों को तैयार कर रही है। पंचायत सहित आयुष और अन्य विभागों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेपर के बोझ से निजात मिल सकेगी। मतलब आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए भी, दूसरा चीज़ कि अपनी जो डेली वर्किंग होती है उसमें भी उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो मंत्रालय, क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, वो पूरे संभव प्रयास कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा डिजिटाइज हो जाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।